डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से उत्पन्न इस वैश्विक महामारी का इलाज एकमात्र लॉकडाउन है, जिसका हम सभी दारेनेसेंस परिवार दिल और दिमाग के साथ तहे दिल से पालन कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे सारे स्टूडेंट्स सभी हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों का कॉल्स आते हैं कि सर कुछ क्लासेस होनी चाहिए, ऑनलाइन भी, वीडियो के माध्यम से भी होनी चाहिए, ताकि घर पे हम लोग बैठकर कुछ अध्ययन कर सकें। दोस्तों, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास और वीडियो क्लासेस दोनों शुरू कर दिया है। जहां तक हो सकता है हम लोग यथोचित प्रयास कर रहे हैं कि हमारा हर स्टूडेंट घर बैठे कम से कम अपना कुछ अध्ययन कर सके परीक्षाओं से संबंधित। इस क्रम में आज हम लोग इतिहास के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके पास भेज रहा हूं, जिसका आप अध्ययन करेंगे घर पे बैठकर, और आप हमें फीडबैक भी जरूर बताइएगा कि इसमें और क्या करेक्शन करना चाहिए, आवाज़ के लेवल पे और वॉइस के लेवल पे, नेट के लेवल पे। तो आपका सुझाव मेरे लिए अनिवार्य है। जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं, उसमें इतिहास विषय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास के बिना इस बड़े परीक्षाओं, जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं, इन बड़ी परीक्षाओं का में सिलेक्शन ले पाना बड़ा ही कठिन है। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इतिहास में हमें तीन स्तर पर अध्ययन करना है। पहला अध्ययन जो हमारा है वो प्रारंभिक या प्राचीन इतिहास है, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत है, जो मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर एक चीज हम देखें तो बड़ा ही कॉमन है कि इतिहास की जानकारी तो लगभग सभी विद्यार्थियों की होती है, लेकिन जो अंक प्राप्त किए जाते हैं, जो मार्क्स आते हैं परीक्षाओं में, उन मार्क्स में डिफरेंट हो जाता है, भिन्नता हो जाती है। आखिर इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, बहुत नहीं, बट मैं एक बड़ा संक्षेप में आपको जरूर बताऊंगा कि इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं होता है। ईसवी सन को रट लेने से इतिहास की जानकारी नहीं होती है, बल्कि अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बिंदुओं पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, और वे दो बिंदु हैं परिवर्तन और निरंतरता के बिंदु। तो क्या परिवर्तन हुआ एक युग से दूसरे युग में जब प्रवेश करते हैं, एक शासनकाल से दूसरे शासनकाल में जब जाते हैं, तो क्या परिवर्तन होते हैं और क्या निरंतरता होते हैं? इन दो बिंदुओं पर जिन विद्यार्थियों ने पहल करी, जिन विद्यार्थियों ने इन दो बिंदुओं को अपनाया, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक उदाहरण है। जैसे अगर मेरे को लिखना है रूसी क्रांति, तो रशियन रेवोल्यूशन अगर हम राइट करते हैं 1917 का, तो इसमें हम पाते हैं कि सबसे पहले जो हमारा अध्ययन होगा वो रशियन क्रांति का अध्ययन होना चाहिए। उसके कारण, क्रांति की प्रकृति क्या है, और फिर क्रांति का परिणाम क्या है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि इस क्रांति ने विश्व को क्या दिया। तो अगर इन बातों पर हम ध्यान रखें तो देखते हैं कि थोड़ी सी अगर इसकी प्रकृति के बारे में आज हम बात करें, तो रूसी क्रांति जो थी 1917 की, वह मूलतः जो क्रांति थी वो पद दलित
समाज से पददलित समाज की क्रांति थी, और जो मूल रूप से जिसका चरित्र या जिसका नेचर, जिसकी प्रकृति अधिनायकवादी था। जिस क्रांति को दूसरे शब्दों में बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इस क्रांति में के जितने नेता थे उनका ये मानना था कि क्रांति जो होगी उसमें सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना है। हालांकि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के लिए इस क्रांति का ये मानना था, इस क्रांति के नेताओं का मानना था कि सबसे पहले जो राजनीतिक सत्ता है वो निम्न वर्ग के हाथों में आना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि निम्न वर्ग के हाथ में जब शासन सत्ता आएगी तो इस शासन सत्ता का जो स्वरूप होगा वो अधिनायकवादी होगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि ठीक है, अधिनायकवादी इसका मूल प्रकृति है अधिनायकवादी, तो फिर इसमें और भी कुछ हुए। तो एक बिंदु पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस क्रांति ने आर्थिक उत्पादन पर सरकार के नियंत्रण को ही माना, क्योंकि आय का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार का नियंत्रण आर्थिक उत्पादन पर इस क्रांति के नेताओं ने स्वीकार किया। दोस्तों, जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्रांति में तो हम ये भी देखते हैं कि इस क्रांति ने एक ऐसा स्वरूप विश्व को दिया जो स्वरूप उससे पहले विश्व में नहीं था। जैसे इस क्रांति ने, यह क्रांति वह पहली क्रांति है जिसने किसानों, मजदूरों, निम्न वर्ग के लोगों और एक तरह से कहें तो सर्वहारा के हाथ में शासन सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। इस क्रांति ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में मौलिक परिवर्तन कर विश्व को एक नया आयाम दिया जो सर्वस्वीकार हुआ और उससे पहले विश्व में कहीं भी नहीं था। हालांकि जब एक चीजों पर हम और अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस अधिनायकवादी क्रांति ने राजनीतिक ढांचे में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन ये था कि जिन लोगों ने इस क्रांति को दबाने के लिए, जिसको प्रतिक्रांतिकारी बोलते हैं, प्रतिक्रांति के लोगों ने जो इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया वो भी विफल रहे। हालांकि इस क्रांति का एक नकारात्मक स्वरूप भी है। वो नकारात्मक स्वरूप क्या है? तो इस क्रांति ने सबसे पहले आर्थिक उत्पादन पर सरकार के नियंत्रण को स्थापित किया, और इस सरकारी नियंत्रण का जो नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि आम लोग जो कृषि से संबंधित थे उनका जो रुचि थी वो उत्पादन क्षेत्र से हट गया, और जैसे ही उत्पादन क्षेत्र से उनका ध्यान हटा तो हम देखते हैं कि सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देनी पड़ी, जिससे फिर सरकार आर्थिक बोझ में दब गया। हालांकि सरकार की किसी भी नीति का आलोचना भी नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि सरकार अधिनायकवादी थी, सर्वहारा वर्ग की सरकार थी, निम्न वर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता था। दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि क्रांति के बाद जो लोगों का झुकाव शहर की तरफ बढ़ा, तो इससे एक जो ग्रामीण क्षेत्र की कृषि व्यवस्था थी उसके ढांचे में बहुत बड़ी कमी आई, और ये कमी क्रांति के लिए लोगों को उकसाया, जो एक कारण के रूप में भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार मूलतः, इस प्रकार सारांशतः हम कह सकते हैं कि जो रूसी क्रांति थी वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, निम्न वर्ग की क्रांति थी। वो क्रांति जो कृषि व्यवस्था से असंतुष्ट किसान थे, जो जिन पर कर तो ज्यादा लादे जाते थे, शुल्क ज्यादा लिए जाते थे, बदले में उनको आधुनिक उपकरण नहीं मिलते थे, उनको व्यवस्था नहीं मिलती थी, उन लोगों ने धीरे धीरे किसान वर्ग मजदूर के रूप में परिवर्तित होने लगे, और इन सभी लोगों का सम्मिश्रित एक जोर था, एक क्रांति थी, जिसके चलते रूसी क्रांति हुई, और अंततः परिणाम यह हुआ कि शासन निम्न वर्ग के हाथ में यानी सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गया,
और यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक कि गोर्बाचोव जो सोवियत संघ में आए, जब तक वो स्थापित नहीं हो गए तब तक ये व्यवस्था चलती रही। हालांकि लेनिन ने भी इस क्रांति में 4 चांद लगाया जब उन्होंने इस पूरी सरकार को साम्यवादी सरकार के रूप में स्थापित किया। तो ये हमने एक संक्षेप में रूसी क्रांति की प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया। हम अपने अगले वीडियो में रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही तक और इस वीडियो को आप सुनें।